हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आज की इस क्लास में हम 5 क्वेश्चन ग्रामर के और 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के देखेंगे, जिससे कि आपको रीट में कोई समस्या नहीं रहे। यदि आप परीक्षा से पहले क्वेश्चन देखते हैं और उनको टेस्ट देते हैं और उनको अच्छे से हल करते हैं, तो आपका परीक्षा में बेहतर स्कोर हो सकता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट धन एरा, लुट धन एरा, लूट धन एरा और लुट धन एरा। तो दोस्तों, इसमें आपको देखना क्या है कि लुटेरा शब्द में पीछे एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है एरा इस प्रकार से नहीं आता, बड़ी ए नहीं आती, एरा में छोटी ए आती है। तो ये दो विकल्प तो आपके वैसे ही निकल गए। अब दो विकल्पों में से आपको सही आंसर देखना है। जब आपको पता है कि लूट शब्द अकेला आता है तो उसमें बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें छोटा ऊ है, तो ये वैसे ही कट गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसमें? पहला विकल्प, लूट धन एरा। लेकिन इसकी एक विशेषता है, जैसे ही इसमें एरा प्रत्यय जुड़ता है तो वो बड़ा जो ऊ होता है वो छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सही जो विकल्प है इसका पहला होगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य यदि आपने पढ़ा है, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और विधेय भी हो सकते हैं। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो सिंपल सा है, उद्देश्य किसे बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं कर्ता एवं कर्ता का विस्तार। और विधेय किसको बोलते हैं? विधेय बोला जाता है कर्ता के अलावा जो वाक्य में शेष रह जाता है उसे हम विधेय बोलते हैं। उसमें कर्म भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, कर्म का विस्तार भी हो सकता है और क्रिया का विस्तार भी हो सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता एवं कर्ता का विस्तार, और विधेय क्या होता है? क्रिया एवं क्रिया का विस्तार। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्या पूछा था इसमें? संयुक्त वाक्य। तो वह साड़ी खरीदने बाजार गई। तो ये इसमें आप देख सकते हैं वह क्या हो गया इसमें? उद्देश्य, और बाकी का बचा हुआ जो वाक्य वो क्या हो गया इसमें? विधेय। तो ये तो सरल वाक्य हो गया, कट गया। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। सरल वाक्य का पहचानने का सिंपल सा तरीका है, वो एक ही सांस में बुल जाता है, कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। तो ये भी सरल वाक्य हुआ, ये भी कट गया। इसमें पूछा है संयुक्त वाक्य, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। तो इसमें आपको पता है संयोजक, जो योजक शब्द है वो क्या है इसमें? और, वा, अथवा, ये शब्द आते हैं वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। यदि आश्रित होते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत जाते हैं। तो हम घर से बाहर निकले एक स्वतंत्र वाक्य है, और बारिश होने लगी ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? दूसरा विकल्प।
जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। जब से जब और तब, तो और ही, इनसे जुड़ने वाले वाक्य, की से जुड़ने वाले जो, जिसका, जिसकी से जुड़ने वाले शब्द मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, कौन सा समास विग्रह गलत है? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, गलत है, तो आपको गलत बताना है। चारों विकल्पों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। चौराहा, चार हैं जो रास्ते, तपोधन, तपी ही है धन जिसका, नीलोत्पल, नील धन उत्पल। तो इसमें आ और ऊ मिलके क्या हो रहे हैं, ओ। तो कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि। नीलोत्पल, नीला है जो, उत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को, और उपल बोलते हैं फत्तर को। तो पर यह उसमें शब्द युग्म में भी आप याद रख सकते हो। उत्पल बोलते हैं कमल और उपल बोलते हैं फत्तर। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो पीछे से देखते हैं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रभक्त होता तो उसका जो समास विग्रह है वो राष्ट्र का भक्त होता, ना कि राष्ट्र के लिए भक्ति। तो राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त, उसमें संबंध तत्पुरुष समास होता, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल। यदि आपको कर्मधारय समास की पहचान करनी है तो आपको उत्पल का अर्थ हुआ कमल कैसा है, कैसा से क्वेश्चन करना होगा। कैसा, उत्पल, नीला, उत्पल। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा गया है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें विशेषण और विशेष की विशेषता बताई जाती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष बोलते हैं संज्ञा को और विशेषण बोलते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें कर्मधारय समास हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तपोधन, तपी ही है धन जिसका, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है, बहुब्रीहि समास होगा, बिल्कुल सही है। चौराहा, चार हैं जो रास्ते। एक तो आपको फोकस करना है कि कभी भी जब आप समास विग्रह करें उसमें पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करें। जो समासिक शब्द में दे रखा है उसी शब्द को यहाँ पर भी यूज करना है आपको समास विग्रह के अंतर्गत, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और चौराहा, चार राहों का समूह होगा। चार हैं जो रास्ते, ये तो बिल्कुल ही समास विग्रह इसका गलत है। चार राहों का क्या होगा, समूह। द्विगु समास की सिंपल सी पहचान है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, वहां पर द्विगु समास होता है। तो चौराहा का क्या होगा, चार राहों का समूह। मैं आपको बताना चाहूंगी, रीट 2018 में जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें पूछा गया था चौराहों, उसमें बहुवचन रूप में दिया गया था। तो उसमें फर्स्ट विकल्प में था कि एक ही रास्तों का समूह या एक से अधिक रास्तों का समूह, एक से अधिक राहों का समूह। तो जब चौराहा शब्द आता है तो एक रास्ता हो जाता है, चार राह, और जब चौराहों शब्द आता है तो एक से अधिक रास्तों का समूह। तो इसमें सही आंसर था दूसरा विकल्प, एक से अधिक। मतेक शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मतिधन एक, मतिधन एक, मतधन एक और मतधन एक। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि क्या होगा। यदि आपको पता है कि जब एक के अंत एक धन ये करते हैं, एक धन ये करते हैं तो शब्द बनता है एक। शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है एक, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो प्रत्यय होता है वो शब्द में आदि वृद्धि करता है। क्या करता है, आदि वृद्धि। आपको पता होगा यदि प्रथम स्वर ई, बड़ी ई और ए होता है तो वो मिलके आई हो जाता है। ये प्रत्यय जब आता है तो वो शब्द में आदि वृद्धि करता है। अब आपको पता है एक में जब ये प्रत्यय जुड़ा तो बनता है एक, तो इस विकल्प में नहीं है, इस विकल्प में नहीं है, ये दोनों विकल्प कट गए।
अब आपके पास दो विकल्प बचे हुए हैं। मतेक में नहीं होता, होता क्या है? मत। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐतिहासिक, इतिहासिक, इतिहासिक और ऐतिहासिक। बताइए कौन सा होगा इसमें शब्द? तो आपको पता है कि इतिहास शब्द, इतिहास धन इक करते हैं, इतिहास धन इक करते हैं। तो आपको पता है ये इक आयन, ये जितने भी प्रत्यय होते हैं वो आगे के शब्द में, आगे के जो प्रथम स्वर होता है उसमें आदि वृद्धि कर देते हैं। तो अब आपको पता है इसमें आदि वृद्धि होगी तो ई का क्या बनेगा? आई। तो आई किस विकल्प में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो किस में है? फोर्थ विकल्प में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ विकल्प। इसी प्रकार से आप यूज कर, जैसे धर्म में धन इक किया तो बनता है धार्मिक, नीति धन इक किया तो बनता है नैतिक। इसी प्रकार से शब्द बनते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे ग्रामर से संबंधित। अब 5 क्वेश्चन है शिक्षण विधियों से संबंधित। आपको पता होगा रीट मेंस हो या प्री हो, उसमें प्री के लिए आपको 15 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित आएंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। तो स्वस्वर वाचन नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है नहीं पर फोकस करना है। यह बोलकर किया, कक्षा का वातावरण स्वर में है, 4 से 8 कक्षाओं के लिए, गंभीरता से ग्रहण। तो स्वस्वर का मतलब होता है स माने साथ में और स्वर माने स्वर सहित वाचन, जिसमें आवाज होती हो, स्वर होता हो। तो स्वर सहित वाचन, तो बोलकर करेंगे तो उसमें स्वस्वर वाचन हो गया। कक्षा का वातावरण स्वर में होना, तो ये भी हो गया। 4 से 8 की कक्षाओं में भी स्वस्वर वाचन होता है। लेकिन आपको पता है गंभीरता से ग्रहण किस में किया जाता है? मौन वाचन में। तो ये जो गंभीरता से ग्रहण है ये मौन वाचन की विशेषता है, ना कि स्वस्वर वाचन की। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। तो साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है पूछा है। कवि दरबार, नाटक अभिनय, भाषण और क्रीड़ा व्यायाम। तो बताइए क्या होगा? आपको पता है कि साहित्यिक रुचि के अंतर्गत क्या आते हैं? कवि दरबार होता है जिसमें साहित्य की बातें होती हों, जैसे कि नाटक हुआ, कहानी हुई, कविता हुआ, भाषण हुआ, श्लोक पाठ हुआ, विचार विद्यालय पत्रिका हुई, विचार गोष्ठी हुआ, कथा लेखन हुआ। ये सारी की सारी साहित्यिक अभिरुचि के अंतर्गत आती हैं। भाषण भी साहित्यिक अभिरुचि है, नाटक अभिनय भी साहित्यिक अभिरुचि है। लेकिन क्रीड़ा व्यायाम ये तो शारीरिक अभिरुचि हो गई, ना कि साहित्यिक अभिरुचि। तो राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको परीक्षा में सिर्फ कविता शिक्षण वर्ड ही नहीं मिलेगा, आपसे पद शिक्षण भी पूछा जा सकता है, इसमें काव्य शिक्षण भी पूछा जा सकता है, कविता शिक्षण भी पूछा जा सकता है। इसके अनेकों नाम हैं, बस आपको याद रखना है। शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, सूत्र प्रणाली या फिर गीति प्रणाली या गीत प्रणाली। कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण जिसमें श्लोक वगैरह आते हैं, शब्दार्थ कथन ये भी होती है, खंडान्वय प्रणाली ये भी होती है। आपको पता होगा कि खंडान्वय और दंडान्वय होती है। तो दंडान्वय जो प्रणाली होती है उसमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चनों को पूछा जाता है, और खंडान्वय प्रणाली होती है उसमें श्लोक के विषय या साहित्य पर आधारित होता है, ये भी है। और गीत प्रणाली तो आपको पता ही है, कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। और सूत्र प्रणाली, सूत्र किस में आते हैं? सूत्र आते हैं व्याकरण में। तो ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, ना कि कविता शिक्षण की। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि IQ 85 से कम है तो उसको सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है।
एक बालक जिसकी IQ है, जो शिक्षा लब्धि है, वो 85 से कम है, तो उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। अब आपको पता है कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, फोकस करना है बढ़ पर। कठिनाइयों का क्या प्राप्त करना? ज्ञान, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना। इसमें उपचार शब्द नहीं है। उपचारात्मक, और एक चीज फोकस करने की है, उपचारात्मक शिक्षण होता है और निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, संप्राप्ति शिक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। अब आपको पता है कि उपचारात्मक शिक्षण में तो उपचार किया जाता है, कठिनाइयों का उपचार किया जाता है, लेकिन निदान में क्या होता है? कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें कठिनाइयों के स्थल को खोजा जाता है। तो निदान और उपचार भी नहीं होगा, संप्राप्ति नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें अपने साथियों के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति, वाचन अभिव्यक्ति। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु, तो आपको पता भी होगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में एक अधिकार भी दे रखा है, अभिलेखीय अधिकार, है ना, 143 में दे रखा है। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें यही होता है कि रिकॉर्ड रखा जाता है, साक्ष्यों का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड। यदि कोई केस से संबंधित समस्या आ गई तो उनको खकोला, उनको देख करके भी किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। तो आपको पता है सदियों तक सुरक्षित रखना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका यूज कर सकें। तो सिर्फ ऐसी एक ही अभिव्यक्ति होती है, वो होती है लिखित अभिव्यक्ति। श्रवण नहीं होगी, मौखिक भी नहीं होगी और वाचन भी नहीं होगी। लिखित अभिव्यक्ति ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखकर आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उसका लाभ दे सकते हैं। तो आज की क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।